Hello everyone, myself Dharam Singh, Assistant Professor in Chemistry at Government College for Girls चीका। आज इस लेक्चर में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक स्टेबिलिटी के बारे में जानेंगे। ये लेक्चर बीएससी फाइनल के विद्यार्थियों के लिए है। तो सबसे पहले स्टेबिलिटी वर्ड का मतलब क्या है। स्टेबिलिटी का मतलब है कि कोई कॉम्प्लेक्स किन्हीं दी हुई कंडीशन में एग्जिस्ट करता है और लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है। मेटल, आयन और लिगेंड के बीच का जो इंटरेक्शन है वो ल्यूइस एसिड और ल्यूइस बेस टाइप कंसीडर किया जा सकता है। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी किसी भी कॉम्प्लेक्स की उस कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन के लिए जो इक्विलिब्रियम रिएक्शन है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसके टर्म में एक्सप्रेस की जा सकती है। उदाहरण के तौर पे कॉपर और अमोनिया के बीच में बनने वाला कॉम्प्लेक्स टेट्राअमीन कॉपर 2 आयन अगर कंसीडर किया जाए तो उसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट है जो वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के टर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, जिसका जो एक्सप्रेशन है वो होगा Ks इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ टेट्राअमीन कॉपर 2 आयन डिवाइडेड बाय concentration of cupric ion into concentration of ammonia raised to the power 4, जो ये अंडरलाइन किया गया है। इस एक्सप्रेशन को देख के एक बात पता चल रही है, जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी Ks की उतना ही ज़्यादा थर्मोडायनेमिकली स्टेबल वो कॉम्प्लेक्स होगा। उदाहरण के तौर पे इस दिए हुए कॉम्प्लेक्स के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहें या उसको हम स्टेबिलिटी कांस्टेंट कहें, उसकी वैल्यू 4.5 इंटू 10⁻21 है। ये वैल्यू बता रही है थर्मोडायनेमिकली टेट्राअमीन कॉपर 2 आयन कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा स्टेबल है और इक्विलिब्रियम जो ऊपर शो किया गया था वो रिएक्टेंट की बजाय प्रोडक्ट की साइड लाई करता है। ठीक इसी प्रकार अगर कॉपर और साइनाइड कॉम्प्लेक्स की हम बात करें, उसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट 2 इंटू 10⁻27 है, जिससे ये बात पता चल रही है कि साइनाइड अमोनिया से भी स्ट्रॉन्गर लिगेंड है और ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये बात हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से भी जानते हैं। नीचे दी हुई Ks की वैल्यू टेट्रासाइनो क्यूप्रेट 2 आयन के लिए जो शो की गई है वो 2 इंटू 10⁻27 भी इसी बात की ओर इशारा कर रही है। ऐसा ही केस सिल्वर के कॉम्प्लेक्स के लिए है। सिल्वर अमोनिया के साथ जब जुड़ता है तो डाईअमीन सिल्वर प्लस 2 जो कॉम्प्लेक्स बना रहा है उसके लिए जो Ks की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻7 है। ठीक ऐसे ही डाई साइनो अर्जेंटेट 1 आयन के लिए जो Ks की वैल्यू है वो आप देखें तो 5.4 इंटू 10⁸, जो बहुत ज़्यादा है। यहाँ से भी पता चल रहा है कि साइनाइड अमोनिया की कंपैरिजन में एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो एक और फैक्ट जिसको हम कीलेट इफ़ेक्ट के रूप में पढ़ते हैं वो ये है कि बाइडेंटेट लिगेंड मोनोडेंटेट लिगेंड की कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। उदाहरण के तौर पे नीचे दिए गए निकेल के जो 2 कॉम्प्लेक्स हैं, एक अमोनिया के साथ दूसरा इथाइलिन डाईअमीन जो कि एक बाइडेंटेट या कीलेटिंग लिगेंड कह सकते हैं, उनके अगर स्टेबिलिटी कांस्टेंट कंपेयर किए जाएं तो इन के साथ जो कॉम्प्लेक्स है उसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट 4.6 इंटू 10⁻18 है, जबकि अमोनिया के साथ उसी ऑक्सीडेशन स्टेट और उसी कोऑर्डिनेशन नंबर में निकेल के साथ जो कॉम्प्लेक्स है उसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट 6.1 इंटू 10⁻8 है।
इसके बाद बारी आती है डिसोसिएशन कांस्टेंट की, जो कि रेसिप्रोकल होता है स्टेबिलिटी कांस्टेंट का। उसी टेट्रामीन कॉपर 2 आयन के बारे में बात करें, जिसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट पहले हम पढ़ चुके हैं 4.5 इंटू 10⁻21 है। अगर उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट देखें, जो कि रेसिप्रोकल होगा या उल्टा होगा स्टेबिलिटी कांस्टेंट का, वो निकल के आ रहा है 2.22 इंटू 10⁻⁻22, जो कि बेहद स्मॉल वैल्यू है, जिससे ये साबित हो रहा है कि इस कम्प्लेक्स की वापस डिसोसिएट होने की टेंडेंसी क्यूप्रिक आयन में और अमोनिया लिगेंड में बेहद कम है। तो किसी कम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी डिसोसिएशन कांस्टेंट से भी मापी जा सकती है। जितना कम डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा, उतना ही ज़्यादा स्टेबल वो कम्प्लेक्स होगा। इसके बाद बारी आती है स्टेबिलिटी कांस्टेंट के टाइप की। किसी भी कम्प्लेक्स के स्टेबिलिटी कांस्टेंट को एक्सप्रेस करने के दो तरीके हैं। एक तरीका है स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट, जिसमें किसी कम्प्लेक्स MLN का फॉर्मेशन लिगेंड L के स्टेप वाइज एडिशन से शो किया जाता है। स्टेप नंबर 1 में मेटल के साथ एक लिगेंड L ऐड होता है, जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1, या ये कहें फर्स्ट स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट का एक्सप्रेशन होगा ml की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय m कंसंट्रेशन इनटू l कंसंट्रेशन। ठीक दूसरे स्टेप में ml के अंदर दूसरा लिगेंड L ऐड होता है और उसका जो स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट K2 है, उसका एक्सप्रेशन यहाँ इस इक्वेशन में दिया गया है। लास्ट में ऐसे ही चलते हुए MLN का फॉर्मेशन है, जो उसके लिए जो स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट होगा MLN की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय MLN-1 कंसंट्रेशन इनटू L कंसंट्रेशन। यहाँ पर जो K1, K2, K3 और Kn जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अपीयर हो रहे हैं, उनको स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट कहा जाता है। K1 पहला स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट है, K2 जो दूसरे स्टेप का स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट है, और इस तरह से आगे K3 और Kn। एक और फैक्ट K1, K2 और K3 के मैग्नीट्यूड के बारे में है कि K1 की जो वैल्यू है वो K2 से ज़्यादा होगी, K2 की K3 से ज़्यादा होगी और K3 की K4 से ज़्यादा होगी, एंड सो ऑन। इसकी वजह यह है कि पहला लिगेंड अटैच होने के बाद मेटल आयन के साथ जो दूसरा लिगेंड है वो रिपेल होता है पहले लिगेंड से कूलम्बिक रिपल्सन के द्वारा, क्योंकि दोनों लिगेंड इलेक्ट्रॉन रिच हैं। तो पहला जुड़ा हुआ लिगेंड आने वाले लिगेंड को रिपेल करता है, इसलिए सेकेंड स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट फर्स्ट स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट से कम होगा, और ये ट्रेंड आगे भी जारी रहेगा। इस बात की तस्दीक नीचे दी गई टेबल से भी हो रही है, जिसमें डिफरेंट मेटल आयन और डिफरेंट लिगेंड के बीच जो लॉगरिथम है फर्स्ट स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ की वो वैल्यू दी हुई है। तो आप देख सकते हैं कॉपर और अमोनिया के बीच में जो कम्प्लेक्स बनता है वो लॉग ऑफ K1 की जो वैल्यू है 4.3 है, लॉग K2 3.6 है, लॉग K3 3.1 है और लॉग K4 2.3 है। इससे ये पता लग रहा है कि स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू घटती जा रही है, K1 से K2 से K3 से K4 इस तरह आगे। एक दूसरा तरीका स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट को एक्सप्रेस करने का वो ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट है या कम्युलेटिव स्टेबिलिटी कांस्टेंट है, जिसको बीटा से एक्सप्रेस किया जाता है। इसके अंदर कम्प्लेक्स MLN का फॉर्मेशन इकट्ठा दिखाया गया है। लिगेंड L का मेटल M के साथ जो कॉम्बिनेशन है वो एक साथ होता है। तो पहला ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट β1 बिल्कुल सेम है पहले स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट के बराबर, यहाँ कोई अंतर नहीं है। लेकिन दूसरा स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट है जो β2 से एक्सप्रेस किया गया है, उसका जो एक्सप्रेशन होगा ml2 की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय
m कंसंट्रेशन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ L स्क्वायर होगा। इसी तरह से बीटा 3 और ठीक इसी प्रकार चलते हुए लास्ट में बीटा n जो nth ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट कहलाता है उसका एक्सप्रेशन होगा ml(n) कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ m इंटू कंसंट्रेशन ऑफ L रेज टू द पावर n। चूँकि स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट और ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट एक ही केमिकल सिस्टम को डिस्क्राइब कर रहे हैं, इसका मतलब है दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप होना चाहिए जिसको आसानी से हम डिराइव कर सकते हैं। थर्ड ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट बीटा 3 का एक्सप्रेशन लेकर इस एक्सप्रेशन में हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में कंसंट्रेशन ऑफ ml इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ml2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर रीअरेंज करने पर हम पाएंगे कि बीटा 3 जो होगा वो K1 K2 और K3 के प्रोडक्ट के बराबर होगा। एक जनरल एक्सप्रेशन कुछ इस प्रकार लिखा जा सकता है बीटा n इक्वल टू K1 इंटू K2 इंटू K3 एंड सो ऑन इंटू Kn। दूसरे शब्दों में कहें बीटा 1 K1 के बराबर है, बीटा 2 K1 और K2 के प्रोडक्ट के बराबर है, बीटा 3 K1 K2 और K3 के प्रोडक्ट के बराबर है और बीटा n K1 K2 K3 और Kn के प्रोडक्ट के बराबर है। अगर दोनों तरफ इस एक्सप्रेशन में लॉगरिथम ले लिया जाए तो log ऑफ बीटा n बराबर हो जाएगा log ऑफ K1 प्लस log ऑफ K2 प्लस log ऑफ K3 प्लस सो ऑन log ऑफ Kn। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि log बीटा को भी किसी कॉम्प्लेक्स की थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के मेजर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पे वही पिछले दो कॉम्प्लेक्स को कंसीडर करें तो कॉपर और अमोनिया का जो कॉम्प्लेक्स है उसका log बीटा 4 होगा 13.3। कैडमियम के साथ जो अमोनिया का कॉम्प्लेक्स है उसका log बीटा होगा 7.12। इससे एक बात पता चल रही है कि कॉपर और अमोनिया के बीच का जो कॉम्प्लेक्स है वो कैडमियम और अमोनिया के बीच के कॉम्प्लेक्स से कहीं ज़्यादा स्टेबल है। इस फैक्ट का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी मौजूद है। जो बेसिक रेडिकल होती है उसमें ग्रुप 2 के जो कैटायन होते हैं उस दौरान जब सॉल्यूशन जिसमें कॉपर का अमोनिया के साथ जो कॉम्प्लेक्स है और टेट्रामीन कैडमियम जो कॉम्प्लेक्स है मौजूद होते हैं उसमें से जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस गुजारी जाती है तो कैडमियम 2+ जो है वो कैडमियम सल्फेट के रूप में प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है, लेकिन कॉपर 2 आयन जो है वो प्रेसिपिटेट आउट नहीं होते। इसकी वजह यह है कि कॉपर अमोनिया का कॉम्प्लेक्स कैडमियम अमोनिया के कॉम्प्लेक्स से कहीं ज़्यादा स्टेबल है। सामान्यतः जिन कॉम्प्लेक्स का log बीटा 8 से ज़्यादा होता है उनको स्टेबल माना जाता है। इसके बाद बारी आती है काइनेटिक स्टेबिलिटी की। किसी भी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को काइनेटिक स्टेबिलिटी के रूप में भी डिफाइन किया जा सकता है। काइनेटिक स्टेबिलिटी को लेबिलिटी या इनर्ट रेस्ट के रूप में मापते हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स की अपनी कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर लिगेंड के एक्सचेंज की परमिशन देने की जो एबिलिटी है या ये कहें सब्स्टिट्यूशन है जो लिगेंड का उसको परमिट करने की जो एबिलिटी है वो उस कॉम्प्लेक्स की लेबिलिटी कहलाती है। यदि कोई कॉम्प्लेक्स अपनी कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर मौजूद लिगेंड का एक्सचेंज स्पीडली होने देता है तो वो कॉम्प्लेक्स लेबाइल कहलाता है। दूसरी तरफ ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनमें ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या लिगेंड का एक्सचेंज आसानी से नहीं होता या होता ही नहीं है बिल्कुल, वो कॉम्प्लेक्स इनर्ट कहलाते हैं। इनर्ट और लेबाइल जो दो टर्म काइनेटिक स्टेबिलिटी के दौरान इस्तेमाल होती हैं वो काइनेटिक टर्म है क्योंकि वो रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के रेट से रिलेटेड हैं। उनका थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी से
कोई लेना देना नहीं है। एक परफेक्ट एग्जाम्पल जो इन चीज़ों को समझने के लिए दिया जा सकता है वो साइनाइड और निकेलाइन के बीच बनने वाला कॉम्प्लेक्स टेट्रासाइनोनिकेलेट 2 है। उसका जो बीटा की वैल्यू है, जो ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू है, वो 10⁻22 है, जो इस बात की ओर इशारा कर रही है कि थर्मोडायनेमिकली ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, बेहद ज़्यादा ही स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स अपनी कोऑर्डिनेशन एंटिटी में से साइनाइड लिगेंड का जो एक्सचेंज है कार्बन 14 वाले साइनाइड के साथ स्पीडली होने देता है, जिससे ये पता चल रहा है ये कॉम्प्लेक्स काइनेटिकली लेवाइल है। तो कुल मिला के दोनों को अगर समअप किया जाए, टेट्रासाइनोनिकेलेट एनायन थर्मोडायनेमिकली बहुत ज़्यादा स्टेबल है, लेकिन काइनेटिकली ये जो कॉम्प्लेक्स है वो बेहद ज़्यादा लेवाइल है। इसलिए किसी कॉम्प्लेक्स की इनर्टनेस और उसकी लेबिलिटी का उस कॉम्प्लेक्स की थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी से कोई भी लेना देना नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।